नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच चर्चा का विषय रही हैं। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं जो सियासत का केंद्र बनी रही? देखिए दीदी, समय केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दो खबरें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। सबसे पहली खबर बांग्लादेश के तख्ता पलट की है और दूसरी खबर है जी। ब्रिटेन के प्रदर्शन की। दरअसल इससे पहले कि मैं बांग्लादेश के हालात पर चर्चा करूं, मैं बात करना चाहूंगा कि ब्रिटेन में इस समय जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन के साउथ कोस्ट में जिस तरह से हमला करके 3 लड़कियों की हत्या हुई थी, उसके एक सप्ताह बाद ब्रिटेन की सड़कों पर अराजकता जारी रही। इसके बीच बर्मिंघम की सड़कों पर सैकड़ों मुस्लिम पुरुष एकत्रित हुए और मास्क पहने हुए कुछ लोगों ने शहर में स्थित एक मस्जिद के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया। जी। कल आशंका है कि जो अति दक्षिणपंथी लोग यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी बीच अमेरिकी अरबपति कारोबारी इलान मस्क ने पीएम कीर स्टारमर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। मस्क ने कहा है कि पीएम को टू टीयर कीर कहा है उन्होंने। मस्क ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों की तुलना में श्वेत दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों के साथ अधिक कठोरता से व्यवहार किया जा रहा है। मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कीर स्टारमर को बार बार निशाना बना रहे हैं। मस्क ने पीएम स्टारमर को निशाना बनाते हुए कई ट्वीट भी किए और सवाल उठाए कि क्या ब्रिटेन में जो चीजें हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदारी वो उठाएंगे। दूसरी तरफ बात करूं कि प्रदर्शनकारियों ने देश भर में कई स्थानों पर अराजकता फैलाई है। 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और रॉदरहम में शरणार्थियों को ठहराने वाले एक होटल पर हमला किया गया था। दंगाइयों ने इमारत में आग लगाने की कोशिश की, हालांकि पुलिस पर भी उन्होंने हमला किया था। अब बात करता हूँ मैं बांग्लादेश में जिस तरह से जो हालात हैं, क्योंकि ये जो छात्र आंदोलन चला था आरक्षण हटाओ, ये आरक्षण हटाओ अभियान धीरे धीरे हसीना हटाओ अभियान में बदल गया और इसमें किसकी क्या भूमिका रही है, इस पर तमाम तरह के विश्लेषण अब सामने आ रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं इसमें सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात सामने आई है कि हसीना सरकार का जो तख्ता पलट हुआ है डील के तहत हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आर्मी चीफ बकार उज़्ज़मा ने सत्ता पर शिकंजा कस लिया है और छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग को भड़काने वाले बीएनपी और जमात के साथ आर्मी चीफ की एक बड़ी डील हुई है। इसके तहत पूर्व पीएम हसीना की पार्टी अवामी लीग का सफाया करना है। अब तक हसीना सरकार के 10 मंत्री और कई अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद और पूर्व टेलीकॉम मंत्री जुनैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बिना किसी पूर्व मंत्री, किसी नेता या नौकरशाह को देश छोड़ने की इजाजत नहीं। धरपकड़ के डर से सैकड़ों नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं, जबकि बीएनपी और जमात के लगभग 9,000 कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया, जिन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया की नजरबंदी से रिहाई और जमात के अध्यक्ष रहे गुलाम आजम के बेटे अमान हाजमी की जेल से रिहाई शामिल है। इस बीच में आर्मी चीफ ने सेना में बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने भारत समर्थक मेजर जनरल जुनैल एहसान को बर्खास्त कर दिया है और जो अमेरिका परस्त हैं, जो अमेरिका की तरफदारी करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय सौंप दिया है। इस बात कही जा रही है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो मोहम्मद यूनुस है, ये समय फ्रांस में है और इस समय पेरिस में है और
क्योंकि वो ओलंपिक आयोजन समिति के सदस्य हैं, तो उनको सरकार का नेतृत्व करने की बात कही है, सरकार का सलाहकार बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि जब वो पेरिस से आएंगे तब इस विषय पर चर्चा होगी और आधिकारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम वहाँ हुआ चल रहा है, क्योंकि उसके बाद में जो चीजें हुई हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। 2 हिंदू नेता वहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में उनकी जान चली गई है और 44 जिलों में मंदिरों पर हमले किए गए हैं। अब वहाँ बांग्लादेश में थाने पर पुलिस नहीं है, सेना के इमरजेंसी नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो जो अराजकता की स्थिति बनी है, लोग ऊहापोह में हैं और हर व्यक्ति को अपनी जान की परवाह है, क्योंकि किसी चीज की चोटी वहाँ पर नहीं है। बांग्लादेश के जोशोर में दंगाइयों ने अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सांसद शाहीन चक्रधर के जाबिर इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी है, जिसमें 24 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यूनियन होटल के जो फर्स्ट फ्लोर था उस पर आग लगा और वो आग कई मंजिलों तक फैल गई, क्योंकि हिंसा के बाद अवामी लीग के नेता इस होटल में रुके हुए थे। भीड़ वहां सांसद की तलाश में पहुंची थी। पूरे बांग्लादेश में पुलिस लगभग 450 स्टेशनों पर हमला किया है। पुलिस का जो थाने थे वहां पर 450 से ज्यादा स्टेशनों पर भीड़ ने हमला किया है। ढाका में पुलिस मुख्यालय 13 पुलिस स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई है। पुलिस कर्मियों की हत्या के विरोध में बांग्लादेश पुलिस, जो अधीनस्थ कर्मचारी संघ और बांग्लादेश पुलिस संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। तो ये जो चीजें देखी जा रही हैं कि वहाँ आलम है, वहाँ मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं को ढूंढ कर मारा जा रहा है। साथ ही हालांकि भारत के भी ओर से जो प्रतिक्रिया है वो ये नहीं आई है कि वहाँ से हिंदुओं को निकालना है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी ऐसे हालात नहीं है और भविष्य में क्या होगा उस पर विमर्श करेंगे, तो उस पर विचार करके देखा जाएगा। एक खबर की जरूर मैं बात करना चाहूंगा, भारत के लिए अच्छी खबर है वो, और दरअसल ये खबर है पेरिस ओलंपिक से, और यहाँ विनेश फोगाट ने 50 किलो कैटेगरी में एक के बाद एक 3 मुकाबले जीत करके फाइनल में जगह बना करके इतिहास रच दिया है। और 50 किलो कैटेगरी में फाइनल में जाने वाली वो पहली महिला है, पहली महिला पहलवान बनी। विनेश फोगाट में सबसे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन रही जापान की यूई सोसाकी को 3-2 से हराया। सोसाकी 82 मैचों में बिना कोई अंक गवाए अब तक जीत जा रही है। मतलब फाइनल में यूक्रेन की रोक्साना है लिवाक उनको 7-5 से हराया और सेमीफाइनल में क्यूबा की गुलजान लोपेजी को 5 से हराया है। और अब वो फाइनल मतलब ये तय हो गया है कि जिस तरह से उम्मीद तो स्वर्ण पदक की है, पर यदि पदक तो पक्का ही हो गया है, लेकिन नजरें अभी जो है वो सोने पर टिकी हुई हैं कि स्वर्ण पदक भारत को दिलाने की दिशा में जिस तरह से उनका प्रयास है। और वो क्योंकि यहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक में अमेरिकी पहलवान से मैच होना है और हालांकि उसको पहले हरा चुकी हैं। अब देखना होगा कि दिनेश सभी फाइट में अपने हिसाब से जो कंट्रोल करके जीतती हैं, तो वो फाइनल में भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। जी बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने। इसी क्रम में देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हैं। एमपी में किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी, यह बताने के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी। देखिए जी, आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार की जो कैबिनेट बैठक है आज होने वाली है। मंत्रालय में ये बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्ताव को आज चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है। बैठक में वित्त विभाग में नए पदों के लिए प्रस्ताव आएगा, साथ ही कई विभागों जैसे ऊर्जा, सामान्य प्रशासन और पशुपालन सहित कई विभागों में कार्य आवंटन नियम बदलने पर भी आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही रीवा पॉलिटेक्निक कॉलेज मैकेनिकल और अन्य विभागों की स्थापना का प्रस्ताव भी चर्चा के लिए आएगा। इसके अलावा कई विभागों के बजट सहमति प्रस्ताव पर भी विचार के लिए प्रस्तुत होंगे। तो आज ये अहम बैठक है कैबिनेट की, जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी। दूसरी तरफ आज ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन का ये दौरा है और जिस तरह से लगातार प्रदेश सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है। हमने देखा पहले उज्जैन में एक रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद जबलपुर में हुई और मुंबई में भी सीएम वहां पर गए और कई कंपनियों के साथ उन्होंने बैठक की। अब उनका ये बेंगलुरु दौरा है, जहां पर
सीएम बेंगलुरु पहुंचेंगे। यहाँ वो 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो में उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। इस में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों भी शामिल होंगी, जिससे सीएम चर्चा करने वाले हैं। सीएम अगर हम बात करें कंपनियों की, हम बात करें यदि, तो सीएम जो पिक्सल है, दिगंतरा है, गैलेक्स आई जैसी जो कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता देंगे। ये कंपनियां सैटेलाइट इमेजिंग और डाटा एनालिटिक्स की सेवाएं देती हैं। और साथ ही सीएम आईटी सेक्टर की कंपनियों से भी चर्चा करेंगे। इसमें कॉन्जेंट है, इंफोसिस है, टीसीएस जैसी जो बड़ी नामी कंपनियां हैं, उनसे वो चर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जिस तरह से जो नई निवेश नीति सरकार लेकर आई है और उस नई निवेश नीति के तहत किस तरह से मध्य प्रदेश में वातावरण है और इसके पहले जो तमाम सारी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, किस तरह से उनको एक बेहतर सिंगल विंडो के जरिए प्रदेश सरकार उनको सुविधाएं दे रही है। ये तमाम सारी चीजें आज सीएम इस दौरे में, 2 दिवसीय दौरे में वहां पर निवेशकों को बतलाएंगे। एक खबर नगरीय विकास विभाग से जुड़ी हुई है। प्रदेश सरकार अब भोपाल और इंदौर के जो आसपास के इलाके हैं वहां मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की तर्ज पर विकसित करेगी, यानी इसके आसपास के जिलों के विकास को इनसे जोड़ा जाएगा। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं वहां इस तरह की जो चीजें संचालित हैं। इसी तरह भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, आगर मालवा, होशंगाबाद और हरदा यानी कि कुल 9 जिलों को जोड़कर एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव 8 साल पहले भी बना था। जिस तरह से नगरीय आवास एवं जो विकास मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद कहा कि बड़े शहरों के विकास से आसपास के क्षेत्रों को भी जोड़ा जाएगा। जबलपुर व ग्वालियर में जहां अभी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी नहीं बन रही है, वहां विशेष समिति बनाकर विकास के काम किए जाएंगे। एक खबर 10वीं और 12वीं बोर्ड को लेकर है, एमपी बोर्ड को लेकर है। जिस तरह से जो शेड्यूल है एग्जाम का वो जारी कर दिया गया है, तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनका टाइम टेबल जारी किया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं फरवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होंगी। 10वीं की कक्षा 27 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगी। वहीं हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो 25 फरवरी से 25 मार्च तक इसका टाइम टेबल होगा। परीक्षार्थियों को जो अगर टाइम की बात की जाए तो सुबह 8 बजे तक सेंटर और परीक्षा कक्ष में सुबह 8:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा एक पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। तो इस तरह से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने अपना ये टाइम टेबल घोषित किया है। जी ठीक है राजेश जी, छत्तीसगढ़ में खबरों को लेकर क्या मिजाज बना रहा, यह बताने के लिए सुनील नामदेव जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा घोटाला अभी तक का रहा है वो है 36,000 करोड़ का नान घोटाला, अर्थात चावल घोटाला है। ये नागरिक आपूर्ति निगम में ये हुआ था पिछले दौर में। तो इस मामले में ईडी ने जो इसकी कार्रवाई जारी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट ईडी ने फाइल किया है और जो एफिडेविट है वो बड़ा चौंकाने वाला है। उसमें कई तथ्यात्मक जानकारी जो आई है, जो आज तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी है, वो है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज जो आरोपी थे उनके संपर्क में थे और इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ईडी ने जो इस पर कहा है कि आरोपियों को जमानत मिलने के बाद जो आईएएस अफसर थे आरोपी इस मामले में, उनको जो जमानत मिली है उसके तत्काल बाद जो जज साहब थे उनके भाई को योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नवाजा गया था और ये जो भाई थे जज साहब के, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे। इसके अलावा बांग्लादेश में चूंकि जिस तरह की हलचल मची हुई है उससे रायपुर भी जुड़ गया है। दरअसल रायपुर में बांग्लादेश एयरलाइंस का एक विमान पिछले 7 सालों से खड़ा हुआ है। ये ढाका से मस्कट की उड़ान भर रहा था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इसको रायपुर एयरपोर्ट में लैंड करना पड़ा। तब से ये विमान लावारिस हालत में खड़ा है। हालांकि
हैंगर में है और 90 से ज्यादा नोटिस बांग्लादेश सरकार को और एयरलाइंस को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी की है, लेकिन उसको विमान को लेने के लिए वहां से कोई नहीं आया। ये बोइंग यात्री विमान है और अब ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बन गए हैं तो जी। इस विमान को अब वापस नहीं ले जाया जाएगा। लिहाजा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि इसकी नीलामी शुरू की जाए। यही नहीं रिद्धि, एक और मामला आ रहा है कि राजनेताओं ने जब भी चुनाव होते हैं तो टिकट की बिक्री को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी खबरें आया करती हैं कि टिकट बेची जा रही है। इसी सिलसिले में महासमुंद में एक कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया गया है। उसमें आरोप है उस पर कि उसने अपने ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को विधानसभा की टिकट दिलाने के लिए, हाल ही में जो विधानसभा हुआ है 2023, उसके लिए 20 लाख रुपए अग्रिम पे उन्होंने पहली किस्त ली थी और जब टिकट नहीं मिली तो उसको लौटा नहीं रहे थे। देखिए इस तरह के मामले प्रदेश भर में देखने को आ रहे हैं और एक सबसे बड़ी बात और आई है सामने कि छत्तीसगढ़ में स्ट्रीट डॉग एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। एक साल में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। देश में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है स्ट्रीट डॉग का कि जिसने बाइट की है नागरिकों को और 15,000 से ज्यादा सर्वाधिक लोग रायपुर में इसका शिकार हुए हैं। इसमें आधा दर्जन लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 500 से ज्यादा लोग स्थायी रूप से अपंग हुए हैं और अस्थायी रूप से अपंग होने वालों की संख्या तो हजारों में है। जी सुनील जी, अब रुख करेंगे देवभूमि की ओर। महेश जी, उत्तराखंड में कौन सी खबरें हैं या ऐसी कौन सी जानकारी है जिससे जनजीवन प्रभावित पड़ सकता है? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई यात्रा की पूरी केदार घाटी की आपदा के एक आकलन किया है। इसी के साथ उन्होंने जब सोनप्रयाग जहाँ स्थानीय हैं उनके साथ साथ प्रभावित और उन्होंने बताया इस तरीके से आपदा में पीड़ित लोग हैं वो किस साथ ही उन्होंने लगभग भी बताया है 15,000 के आसपास के लोग वहाँ थे, लगभग 12,500 लोग वहाँ से निकाल लिए गए हैं। अभी भी 2300 लोग केदार घाटी में है, केदारनाथ धाम में है। 400 लोगों को आज सुबह लगभग रेस्क्यू कर लिया गया है। वो जो पैदल मार्ग से आए हैं, चूंकि पुल बनने से जो सेना का पुल बना है उससे बड़ा आसानी हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये प्रकरण चल रहे हैं, खासकर आपदा को लेकर के चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जब तक पैदल की यात्रा नहीं चलती है तब तक केदारनाथ यात्रा में जो हवाई सेवाएं हैं उसमें 25% की छूट दी जाएगी और वो जो 25% का किराया होगा वो प्रदेश सरकार वहन करेगी। इस पर जो लोग लौट रहे हैं, जो भक्त लौट रहे हैं, उन्होंने एक तरीके से कहा है कि वो जो 2013 की केदारनाथ की आपदा आई थी उसमें उन्हें याद आ गई थी, लेकिन सरकार की अच्छी पहल के साथ साथ ही उन्हें लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके विपरीत उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के साथ साथ प्रशासन और साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो प्रधान और जनप्रतिनिधि थे, उनका बड़ा सराहनीय कदम रहा है। उन्होंने वहाँ पर खाने और पीने की जो व्यवस्था की वो खत्म नहीं होने दी, प्रयास किया कि वो लगातार चलते रहें। आपको एक बात बता दूं रिद्धि कि इस पूरे जो रेस्क्यू में था एक स्थानीय व्यक्ति जो घोड़े का काम करता था, उसका नाम सत्यपाल है और उसने लगभग अपनी जो घोड़े की लगाम होती है उससे लगभग 1000 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है और वो लगातार लोगों के उस कंडीशन में बताता रहा। लगातार उसने 9 से 11 घंटे के बीच में ये पूरी रेस्क्यू किया है। वो उससे भी सीएम कल मिले और उसे बधाई दी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक प्रकरण आया है, तो जब डिवाइडेशन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उस वक्त 156 लोग शरणार्थी के रूप में उत्तराखंड में आए थे, तो उनको नागरिकता मिल गई है। उन्होंने लगातार ये 45 साल का लगातार उनका सफर रहा है। साथ ही मैं बता दूं रिद्धि कि अब पत्रकारों को जो कॉर्पस फंड है उसको बढ़ा करके 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। और जो
पत्रकार हैं वो अब उसका लाभ उठा सकेंगे। उनकी पेंशन को पर भी विचार किया जा रहा है। आवास और जो अन्य जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उसको लेकर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। ठीक है। तो आपको बता दूं कि सरकार ने इस वर्ष खनन में 333 करोड़ रुपए अभी तक कमाए हैं, जो पिछले रेवेन्यू के हिसाब से 67% की बढ़ोतरी माना जा रहा है। ठीक है महेश जी, उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी रही? मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो सीनियर IAS है उनको केंद्र में कृषि सचिव बनाया गया है। और बता दूं कि ये सीनियर IAS है जो 1989 बैच के यूपी के सीनियर IAS है देवेश चतुर्वेदी, और देवेश चतुर्वेदी को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण तैनाती। मैं अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा कि बांग्लादेश में यूपी के फंसे 700 करोड़ रुपए के भुगतान। बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर यूपी तक दिख रहा है और यूपी से 140 से ज्यादा उत्पाद निर्यात होते हैं। बांग्लादेश में करीब 2200 करोड़ का कारोबार फैला हुआ है। ठीक है। और हिंसा की वजह से 700 करोड़ का भुगतान अटक चुका है। वहीं बॉर्डर पर ऑर्डर से भरे ट्रक भारी संख्या में खड़े हैं और यूपी के कारोबारियों की बांग्लादेश में विस्तार इकाइयां और यूपी के 40 से ज्यादा कारोबारियों की विस्तार इकाइयां बताई जा रही है। मैं बात करूंगा कि जमीन से जुड़ी खबर की ओर कि नजूल के दफ्तरों से तमाम जमीनों की फाइलें जो है वो गायब हो गई हैं। शासन के निर्देश पर कागजों को जुटाने में अधिकारी लगे हैं और नजूल के जमीनों को बचाने की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और जमीनों को माफिया से बचाने के लिए शासन सक्रिय हुआ है। और जिला प्रशासन से नजूल की जमीन के रिकॉर्ड मांगे गए और प्रदेश के कई जनपदों की जमीन के रिकॉर्ड मांगे गए। नजूल के दफ्तरों से ज्यादातर पुराने रिकॉर्ड गायब हो चुके हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। वहीं मैं अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा। देखिए, अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और एयरपोर्ट पर विजिटर पास की टिकट पर रोक रहेगी, क्योंकि 10 अगस्त से विजिटर पास एंट्री टिकट पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है। और बांग्लादेश में आज का स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और CISF के सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी है। यह व्यवस्था अगले हफ्ते तक जारी रहेगी और टर्मिनल 3 से पहले CISF का चेकिंग पोस्ट होगा। वहीं मैं बात करूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। आज परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर CM योगी जाएंगे और रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और लगभग 10:30 बजे मूर्ति का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद वो 12 बजे अकबरपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ CM बैठक करेंगे। वहीं कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के साथ भी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर CM योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और कटेरी उपचुनाव को लेकर CM का यह दौरा है। वहीं मैं बात करूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार की बात करें, वहीं बता दूं कि LDA के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, जेई हैं, और जो लगातार पैसे वसूली के चक्कर में, निर्माण कार्य रुकवाने के चक्कर में, निर्माण काम बनवाने के चक्कर में LDA में लगातार शिकायतें आ रही हैं। वहीं मैं बात करूंगा कि शहीद पथ के किनारे स्थित कल्याण सोसाइटी की जमीन पर अवैध कब्जा प्रॉपर्टी डीलर बेचते रहे जमीन को और अब लोगों ने मकान बनाकर जब खड़ा कर दिया है तो आवास विकास परिषद की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। ठीक है। और शहीद पथ के किनारे इमाम जिस जमीन को अपना बताते हैं वो खाली कराने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। उसके 10 बीघे हिस्से को प्रॉपर्टी डीलर लगभग बेच चुका है। ठीक है। और अनुमान के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर की बेची जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 3 साल से यहाँ प्लाटिंग करती रही। मकान खड़े होते रहे जिन पर अवैध कब्जा रोकने की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं। ना तो अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता सोते रहे। उस समय ना तो उन्होंने कोई बोर्ड लगाया, ना तो उस काम को रोका गया। और जब मीडिया ने पड़ताल की तो 2004 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने आइमा में जमीन के अधिग्रहण का गजट जारी किया और 20 साल पहले गजट होने के बावजूद अभियंताओं ने उसका उल्लेख आवास विकास की वेबसाइट पर भी नहीं किया। अभी भी अधिग्रहित जमीन का आवास विकास की वेबसाइट पर कोई उल्लेख नहीं किया। यही नहीं, 20 वर्षों तक जमीन पर कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया कि ये जमीन किसकी।
वहीं मैं अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा ऋतिक की रिटायर्ड शिक्षकों को अब मानदेय पर रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग यह काम करेगा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने शारदा कार्यक्रम के तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए रिटायर्ड शिक्षकों को मानदेय पर रखने का निर्णय। ठीक है ज्ञानेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।